हेलो स्टूडेंट्स, यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईपीएफओ की सीरीज। तो इसमें हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, सेल चैप्टर भी कर चुके हैं, नर्वस टिश्यू कर चुके हैं, स्केलेटल एंड मसल सिस्टम भी कर चुके हैं, और हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी कर चुके हैं। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी बहुत हद तक कॉमन से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूरॉन से ही सिक्रेशन स्टार्ट होता है। ओके, और जो आपका हाइपोथैलेमस में होता है, तो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन सिक्रेटरी होते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता, बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक यूनिक चीज है एक हाइपोथैलेमस के लिए। जहाँ हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिक्रीशन करना शुरू करते हैं। जब वो सिक्रीशन करते हैं तो आने वाले जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो भी सिक्रीशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। एंड मास्टर ग्लैंड कौन है? पीनियल ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, अब हम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उत्कर्ष गर्ग। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? ये एक केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा आप देख सकें। ये एक केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, जितनी भी बॉडी की एसेंशियल प्रोसेस होती हैं सब एक दूसरे कोऑर्डिनेट हो पाती हैं। और एक ही पावरफुल मॉलिक्यूलर मैसेंजर की तरह काम करता है जो बॉडी के हर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसे इन्हीं को कंट्रोल नहीं करता कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और स्ट्रेस रेस्पॉन्स को भी फिगर आउट करता है। तो हार्मोन्स वर्ड किसने निकाला था? अर्नेस्ट हेनरी स्टैंडलिंग इन 1905। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्मोन्स को कॉइन किया था। ओके, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, उसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इन दोनों के साइड में है पीनियल ग्लैंड। फिर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड जो पोस्टीरियर पोजीशन। तो एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला। मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा एंटीरियर पार्ट है, इसकी जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो पोस्टीरियर पार्ट होगा। फाइन। फिर थाइमस है जो इन रिब्स के या फिर लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है। पेनक्रियास है। पेनक्रियास जो है वो दो तरीके से अपने आप को शो करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। फाइन। फिर हमारा ये फीमेल के अंदर ओवरी है और मेल के अंदर टेस्टिस है। तो ले देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्लैंड्स हैं प्रॉपर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो ये 10वां क्या होगा? या तो ओवरी प्रेजेंट होगी या फिर टेस्टिस प्रेजेंट होगी। फाइन। तो 9 के बारे में हमें पढ़ना है। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है कि बॉडी की केमिकल्स को समझना है, तो बॉडी केमिकल्स फैक्ट्री। तो जो बॉडी के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो किस फैक्ट्री में बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, ये देखना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टलेस ग्लैंड है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसके पास डक्ट होती है। डक्ट का मतलब होता है पाइप। ओके, कोई पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू केमिकल रिलीज होते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन में नहीं होते। एंडोक्राइन इज द डक्टलेस। एंडोक्राइन कैसी है? डक्टलेस। लेकिन एजोक्राइन कैसी है? डक्ट इसके पास प्रेजेंट है। तो एंडोक्राइन जो भी रिलीज करता है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। ओके, ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जितना भी ब्लड है उसमें डायरेक्टली चला जाएगा। यहाँ पे कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती, पर एक्सोक्राइन में ऐसा नहीं होता है। एक्सोक्राइन जितना भी चीज सिक्रीट करता है वो एपिथेलियम सरफेस के ऊपर सिक्रीट कर देता है। जैसे हमारी जो बॉडी है आगे से भी बाहर से ये एपिथेलियम की बनी हुई है और अंदर से भी ये एपिथेलियम की बनी हुई है। तो होगा क्या, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो एपिथेलियम के जो अंदर की सरफेस है उसके ऊपर सिक्रीशन रिलीज कर देती हैं। जैसे एंजाइम्स हैं, चाहे स्टोमक के हो, पैनक्रियास के हो, है ना। पैनक्रियास वाले एंजाइम कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? डियोडेनम। स्टोमक के एंजाइम्स कहाँ जाते हैं? स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग होती है किसके थ्रू रिलीज होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। अगर हम बात करें
स्लेवरी ग्लैंड्स की, तो वो ग्लैंड्स भी कहाँ सिक्रीट करते हैं, म्यूकस के अंदर, फाइन, जो माउथ के अंदर। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है डक्टलेस जितनी भी ग्लैंड होते हैं उनको और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को सबको मिला के हमने एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ग्लैंड हो, कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, जैसे किडनी के अंदर भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारा दिल है, जो हार्ट है, उसके अंदर भी हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि ग्लैंड हो, अगर कुछ सेल्स भी होंगे तब और वो फंक्शन कर रहे हैं इस तरीके से, तब भी वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं द ग्लैंड प्लस सेल्स जो सिक्रीशन करते हैं, हम इनको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, फाइन, इन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो हमारी ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जो बॉडी में जितना भी फिजियोलॉजी चलती है उसको ये करने में हेल्प करते हैं। इधर देख लीजिए डायग्राम है, ये एंडोक्राइन का है, एक्सोक्राइन का है। एंडोक्राइन की ग्लैंड्स हैं, तो ये ग्लैंड है, ये ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और ये सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहेंगे, वो सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड पाइपलाइन में आ जाएगा, ये डायरेक्ट ब्लड पाइपलाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो ये भी ग्लैंड है, यहाँ भी सेल्स है, ये सेल्स यहाँ स्टोर करते हैं और एक डक्ट के थ्रू इसे रिलीज कर देते हैं। ओके, तो इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है कि व्हाट हार्मोन्स कंट्रोल, जो हार्मोन्स होता है वो क्या चीज कंट्रोल करता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, एक तरीके से व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स। तो हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन है उसके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक जितने हमारे टिश्यूज बनते हैं, ये ऑर्गन बनते हैं या उनमें मैच्योरेशन आता है, वो सब के सब कैसे आता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स। फिर है सेक्सुअल फंक्शंस एंड द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल फंक्शन रिप्रोडक्शन से मतलब क्या है, जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए या सेक्सुअल मैच्योरेशन लाने के लिए या फिर डिजायरेबल की जो सेक्सुअल अराउजल होता है, इन सब के लिए हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी साइकिल्स होती हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं या फिर अराउजल होता है, वो सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। फिर आता है इम्यूनिटी एंड मूड। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को भी एलिवेट करते हैं और मूड को भी एलिवेट करते हैं, कि हम खुश हैं, दुख हैं, एंग्री हैं, ये सब के सब हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये हेल्प करता है, प्लस हमारे इमोशनल स्टेटस को भी कंट्रोल करता है। और क्या क्या है देखते हैं। फिर है मेटाबॉलिज्म, बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है ये सब हेल्प करता है, जैसे रेगुलेटिंग हाउ द सेल कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू द एनर्जी। तो ये कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द एनर्जी, जितनी न्यूट्रिशन हमारे पास लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, मेटाबॉलिज्म का है। तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म के रेट को और उसके एनर्जी को बैलेंस करने का काम किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। फिर आता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेस रेस्पॉन्स में क्या होता है कि बॉडी का जितना भी रिएक्शन है फॉर द फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, फाइट और द फ्लाइट रेस्पॉन्स, या तो भागो या लड़ाई करो, ये रेस्पॉन्स कहां से आता है, हमारा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। फिर आता है स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम। ये क्या होता है कि हमारे सोने की जो साइकिल होती है कि हम रात में सो जाते हैं सुबह उठ जाते हैं, ये भी एक साइकिल में ही आता है। तो ये कहां से आता है, ये भी हार्मोन की वजह से होता है, मेलानिन नाम का एक हार्मोन होता है। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, इसको हम चेंज करते हैं। अब आता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड के। अगर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हम किस चीज को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो यहाँ पे चार कैरेक्टर्स हैं। पहला जो आपको बताया डक्टलेस एंड द वस्कुलर, कि भाई डक्टलेस होना चाहिए, और वस्कुलर, वस्कुलर का मतलब है कि हमें ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, फिर है कि नो डक्ट नीडेड, हार्मोन्स गो डायरेक्टली इनटू द रिच ब्लड सप्लाई। तो रिच ब्लड सप्लाई है, इसका मतलब ये वस्कुलर है। रिच ब्लड सप्लाई का ये मतलब क्या होता है, वस्कुलर। सेकंड हम देखेंगे नेक्स्ट वन, तो पोटेंट इन द ट्रेस अमाउंट, मींस हल्का सा अमाउंट भी काफी पावरफुल है अपने इफेक्ट को दिखाने के लिए।
सो एक्सट्रीमली पावरफुल इवन इन द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी भी होगी तब भी अपने इफेक्ट को पूरी तरीके से दिखाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, टारगेट द स्पेसिफिसिटी, मींस जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो अपनी टारगेट पॉइंट को जानते हैं और वहां जाके वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ओनली ऑन द स्पेसिफिक टारगेट और द ऑर्गन्स दे हैव द रिसेप्टर्स, मींस बॉडी के अंदर ना रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कौन होते हैं, रिसीवर। फाइन, तो ब्लड में तो डाल दिया हॉर्मोन्स, पर वो हॉर्मोन्स कहाँ जाएगा ये कौन तय करेगा, तो बॉडी के अंदर पूरे रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स कुछ हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे दिल में कुछ रिसेप्टर्स होंगे हार्ट में, वो बहुत स्पेसिफिक होंगे किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से, तो क्या होगा, वो हार्मोन्स पूरी बॉडी में भले ही घूम ले, लेकिन जब हार्ट की तरफ आएंगे तो वो वहीं एक्टिवेट होंगे, वहीं बाइंड होंगे और वहीं अपना इफेक्ट दिखाएंगे। सो दे आर टारगेट स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक, वो कहीं और वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीडबैक देते हैं ये, कंट्रोल बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। जो फीडबैक होता है कि भाई पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। तो कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन्स किसी एक्टिविटी को इंक्रीज करते जाते हैं, तो और हार्मोन्स आएगा, एक्टिविटी और इंक्रीज होती जाएगी, तो पॉजिटिव। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स किसी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए या रोकने के लिए भी होते हैं, उसे कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट के लिए होता है और पॉजिटिव फीडबैक एलिवेट के लिए होता है। किसी भी एक्टिविटी को एलिवेट करेगा तो पॉजिटिव, इनहिबिट करेगा तो नेगेटिव फीडबैक। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन, हार्मोन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, पहला है केमिकल स्ट्रक्चर बेस्ड, दूसरा है सॉल्युबिलिटी एंड एक्शन बेस्ड। तो केमिकल बेस्ड में क्या कौन कौन से हैं, केमिकल बेस्ड में हमारे पास तीन तरीके से हैं। पहला है पेप्टाइड वाला, है ना, पेप्टाइड प्रोटीन, दूसरा स्टेरॉइड और तीसरा है अमाइन। तो पेप्टाइड के जो होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, स्टेरॉइड जो होते हैं वो फैट बेस्ड होते हैं, और जो अमाइन होते हैं वो किसी न किसी के प्रिकर्सर के बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड जैसे हो गए इंसुलिन, इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हो गया, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन बेस्ड होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन बेस्ड है। और जो स्टेरॉइड्स हैं जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एडोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हो गए, ये फैट बेस्ड होते हैं। तो फैट इनका एक बेस मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से ये बन पाते हैं, अगर फैट नहीं होगा तो ये सही से बन नहीं पाएंगे। फिर अमाइन जो होता है थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन और मेलाटोनिन, ये किसी न किसी कैटेलिस्ट की वजह से या फिर किसी किसी प्रीकर्सर की वजह से बन पाते हैं। जैसे अगर हम थायरोक्सिन की बात करें तो थायरोक्सिन T3 और T4 ये इनकी वजह से बनते हैं, और उसमें विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि T4 जो होता है वो स्टोरेज होता है, और जो T3 है ये एक्टिव हार्मोन होता है। तो हमेशा स्टोरेज वाला जो है एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी एंड एक्शन बेस्ड। तो सॉल्युबल किसमें, या तो वाटर सॉल्युबल होगा या फिर लिपिड सॉल्युबल। लिपिड का मतलब है फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर जो सॉल्युबल होते हैं वो आज सॉल्व हो, इसमें सॉल्व हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर, फैट रेस्पॉन्स, शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट, इनके शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट होते हैं, बहुत कम वक्त के लिए काम करते हैं। दूसरा होता है लिपिड सॉल्युबल, ये न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं और ये स्लो रेस्पॉन्स करते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। जो वाटर वाले होते हैं वो साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन पे वर्क करते हैं, ये बहुत तेजी से वर्क करते हैं लेकिन शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे वर्क करते हैं और वो बहुत ही धीरे धीरे रेस्पॉन्स करते हैं, बहुत पर लंबे टाइम तक रेस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो एक बार स्लाइड देख लीजिए फिर चेंज करते हैं। इन दोनों को हम फिर से बता देते हैं।
जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जो वाटर सॉल्युबल वाले होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाले, वो सिर्फ यहाँ तक आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ये साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी मैसेंजर्स उनके रेस्पॉन्स को लेके जाता है। यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल वाले होते हैं वो डायरेक्ट इसके अंदर आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे अटैक करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तब जाके अपने एक्सप्रेशन को फॉलो अप कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए होगा, ये डायरेक्ट डीएनए में, तो लिपिड सॉल्युबल जो वाले होते हैं वो डायरेक्ट डीएनए पे जाके इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल वाले होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे जाके ही इफेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद उनको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। ओके, इसको देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। तो भैया कि भाई अब ये हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पे वो बोल रखा है। तो हाउ द हार्मोन्स वर्क, पहला है पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जनरली ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। और जो स्टेरॉइड या थायराइड वाले होते हैं ये आपके फैट और लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना भाई कि जो सेकंड मैसेंजर होते हैं जैसे CAMP, IP3DHE, ये बहुत तेजी से इन पे वर्क करते हैं और टारगेट सेल तक लेके जाते हैं। जैसे देखो यूरा डायग्राम है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, नहीं ये नहीं, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। तो हॉर्मोन्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इस पे रिसेप्टर्स पे जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे अटैच होंगे, रेस्पॉन्स मिलेगा, और सेकेंडरी मैसेंजर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स इसके थ्रू बायोकेमिकल रेस्पॉन्स ही करना शुरू कर देते हैं। फाइन। लेकिन जो स्टेरॉइड वाले होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर तक पहुंचते हैं और अपना लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जीन्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये देखिए, ये है हमारे पास लिपिड सॉल्युबल। ये लिपिड सॉल्युबल वाले अंदर तक आ जाएंगे, जो यहाँ पे ये रुक रहा था ना बाहर सेल मेम्ब्रेन में, यहाँ पे ये अंदर तक आ जाते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके पास होते हैं रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होते हैं रिसेप्टर्स। ये यहाँ तक आके डीएनए तक आके अपना इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए ये जीन्स ट्रांसक्रिप्शन में इफेक्ट शो कर सकते हैं। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब एक एक करके हम सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये ब्रेन है, फाइन। ब्रेन का ये वाला हिस्सा कहलाता है हाइपोथैलेमस, इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे जो होता है उसे कहते हैं हम पीनियल ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, आप जब देखोगे डायग्राम में, इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह के यहाँ पे ग्लैंड होते हैं। ये होता है हमारा पोस्टीरियर, ये होता है हमारा एंटीरियर। एंटीरियर मतलब जो आगे वाला है, पोस्टीरियर मतलब जो पीछे वाला है। ओके, तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसके पास अपने न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास अपने न्यूरॉन्स होते हैं, ये रहे, ये न्यूरॉन्स हैं। और ये ऐसे वैसे न्यूरॉन्स नहीं है, ये सीक्रेटरी न्यूरॉन्स थे जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते रहेंगे, सीक्रेटरी न्यूरॉन्स, ये है सीक्रेटरी न्यूरॉन्स। तो यहाँ से न्यूरॉन्स का जो एक्सोन है यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे देखो डेंड्राइट है। ओके, यहाँ से ब्लड आ रहा है, और ये हो गया पोस्टीरियर, सॉरी ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। एडिनोफाइसिस फॉर पोस्टीरियर, न्यूरोफाइसिस फॉर एंटीरियर। क्योंकि आप चेक करोगे ये जो हमारे पास है न्यूरॉन्स, इनके एक्सोन सिर्फ एंटीरियर में आ रहे हैं,
पोस्टीरियर में नहीं आ रहे, पोस्टीरियर में सिर्फ ब्लड आ रहा है, पोस्टीरियर में सिर्फ ब्लड आ रहा है। तो ये वाले पार्ट जो ये न्यूरॉन्स हैं हाइपोथैलेमस के, जो ये वाले न्यूरॉन्स हैं, ये अपना सिक्रीशन यहाँ ब्लड में रिलीज कर रहे हैं, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब ये ब्लड डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे सारे सिक्रीशन जो इसके सिक्रीशन थे न्यूरॉन्स के, वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो इसके सिक्रीशन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन ये वाली जो एक्सोन है बहुत लंबी है, तो इनकी सिक्रीशंस प्रॉपर यहाँ पे फैलना शुरू हो जाएगी। फाइन, इसलिए इसका नाम है न्यूरोफाइसी। इसका नाम क्या है? न्यूरोफाइसी। और उसका नाम है हमारे पास एडिनोफाइसिस, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्लड आ रहा है। तो पिट्यूटरी का था। अब हम उसको और देख लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास से ये तो देख लिया कि भाई जो हाइपोथैलेमस में कहाँ प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर होता है, जिसके पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो भी आपको दिखाया कि भाई जो ये सेल्स है ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, जो कुछ ना कुछ सिक्रेट्स करते रहेंगे। ये कन्वर्ट करते हैं न्यूरल सिग्नल्स इनटू द केमिकल सिग्नल्स। ये क्या कन्वर्ट करेंगे? ये न्यूरल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में, यहाँ पे केमिकल भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, इसका केमिकल यहाँ रिलीज हो जाएगा, और वो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो न्यूरल हार्मोन्स का ब्रिज बनता है, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल्स इनटू द केमिकल वन। तो जो इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल्स है वो केमिकल वाले में रिलीज होके न्यूरोफाइसिस और एडिनोफाइसिस में रिलीज हो जाता है। पिट्यूटरी कंट्रोल, जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। तो यहाँ पे आपको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम मिल जाएगा। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ये एक ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दिखा रखा है, इतना ही है। इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम, इसलिए इसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, इसलिए ये हाइपोफाइसिस वर्ड इनके टेल वर्ड बन गए हैं। और ये क्या कहलाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर्स। ओके, सो की रोल क्या है? की रोल है कि भाई ये थायराइड वाले हार्मोन्स रिलीज करता है, गोनेडो यानी कि मेल फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनके हार्मोन्स रिलीज करता है। फिर ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड वाले भी हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, सोमैटोस्टैनिन मींस वो हार्मोन जो किसी को इनहिबिट करते हैं या उसके एंटागोनिस्ट में वर्क करते हैं। डोपामाइन रिलीज करता है, डोपामाइन का जो हमें हैप्पी हार्मोन्स होता है उसको हम कहते हैं डोपामाइन, उसको भी ये रिलीज करता है। ओके, तो हर किसी का काम अलग अलग है। आप एक बार स्लाइड चेक कर लीजिए, फिर चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमने देखते लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी जो एडिनोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस जो है क्या क्या होते हैं, एडिनोफाइसिस क्यों बोला गया है, न्यूरोफाइसिस क्यों बोला गया है, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया है, हमने ये भी चेक कर लिया। ओके, तो थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पोस्टीरियर वाला ये हो गया, एंटीरियर वाला ये हो गया। फाइन, हाइपोथैलेमस ये ऊपर हो जाएगा, तो ये न्यूरोफायोसिस हो जाएगा, और ये एडिनोफायोसिस हो जाएगा। पी साइज्ड है, 0.5 ग्राम है, पावर हाउस लोकेटेड इन द सेला टूरसिया, मीन्स एक स्फेनॉइड शेप में होता है ये, है ना। स्फेनॉइड शेप मीन्स कुछ बल्जिंग टाइप का शेप होता है जिसको हम बोलते हैं, और ये बोन होती है। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉडी सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल हो पाते हैं, क्योंकि पहले आपका हाइपोथैलेमस ने सारे हार्मोन को रिलीज करने का कंट्रोल दे दिया है पिट्यूटरी हार्मोन्स को। तो यहाँ क्या क्या रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ओके, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। मिलेनिन कौन होता है? जो पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। फिर ACTH मीन्स एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिलीज होगा। एडिनल वाले कौन होते हैं? जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। फिर FSH एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो मेल के लिए होते हैं। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो जो फॉलिकल्स बनाएंगे आगे वो एग बनाएंगे, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ये फीमेल के अंदर ही मिलेगा। फिर TSH, TSH होता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को प्रोडक्शन के लिए। फाइन,
अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी द न्यूरोफाइसिस। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा गलत हो गया है। पोस्टीरियर जाएगा आपका एडिनोफाइसिस, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। और न्यूरोफाइसिस जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। आप यहाँ पे देख सकते हो एडिनोफाइसिस फॉर द पोस्टीरियर, न्यूरोफाइसिस फॉर द एंटीरियर। तो ये क्या क्या रिलीज करता है पोस्टीरियर वाला? ये वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है वो एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स होता है। कौन सा हॉर्मोन्स? एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स। ये ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर तेज कर देगा और किडनी से जो यूरिन निकल रहा है उसमें से पानी को निकालना शुरू कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो, और हमारा जो यूरिन है उसको थोड़ा और कंसंट्रेट कर देगा। फिर ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? ये लव हार्मोन्स है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? लव हार्मोन्स। मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप देख सकें सही से। ऑक्सीटॉक्सिन है आपका लव हार्मोन्स, ट्रिगर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस होता है, जो फीमेल का यूट्रस होता है, जो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और चाइल्ड बर्थ में या फिर जो है मिल्क इंजेक्शन में भी ये हेल्प करता है। और ये बॉन्डिंग करता है किस चीज के लिए? सोशल कनेक्शन के लिए, ताकि माँ अपने बच्चे से एक अच्छा कनेक्शन बना सके, इसलिए ये हार्मोन रिलीज होता है। फिर है ग्रोथ हार्मोन्स डिसऑर्डर्स। तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे गाइगेंटिज्म जो बच्चों में होता है ना, कि हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर एरिको माइग्लिन ये एडल्ट में होता है। और भी है जो डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म की हाइट छोटी रह जाती है। तो ये देखिए हाइट यहाँ बहुत बड़ी हो गई है ना। फाइन। तो इस स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो गले में है आपके पास, यहाँ ये प्रेजेंट होता है। और इसी के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो थायराइड ग्लैंड ये है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और इन दोनों लोब को जो ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं इस्थमस। इन पॉइंट को बोलते हैं हम क्या? इस्थमस। तो T3 जो एक्टिव फॉर्म है, T4 जो स्टोरेज फॉर्म है, यहाँ पे रेगुलेट होता है। जो ये कंट्रोल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। फाइन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द एडम्स एप्पल के नीचे प्रेजेंट होता है। एडम एप्पल्स कहाँ होता है? यहाँ होता है एडम्स एप्पल। ये क्या रिलीज करते हैं? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम रिमूव करके उसको हड्डी की तरफ भेजता है, ताकि हड्डी का फॉर्मेशन सही से हो सके। सो लोअर द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल while promote the bone formation and the calcium storage। ओके, तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है? कैल्सिटोनिन का फंक्शन ये है कि ये ब्लड से कैल्शियम फॉस्फेट निकाल के हड्डी की तरफ ये रिलीज करता है, ताकि जो है बोन बन सके। कॉमन डिसऑर्डर क्या है? हाइपो। हाइपो का मतलब लेस, या तो कम बनेगा, या फिर हाइपर। हाइपर का मतलब होता है मोर, ज्यादा से ज्यादा आपके हॉर्मोन्स बनेंगे। तो अगर हाइपो है तो किटिनिज्म, मिक्सिडीमिया, गॉइटर। गॉइटर वो आपने देखा कि गला पूरा भर जाता है, इसमें जो है T4 इकट्ठा हो जाता है, T4 से T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। अगर हम देखें किटिनिज्म, किटिनिज्म जैसे ही बच्चा है छोटा सा, ये किटिनिज्म की बीमारी से ग्रस्त है क्योंकि इसकी हाइट छोटी रह गई है। ओके, यहाँ पे जो है हाइपो सिक्रीशन हुआ है, सिक्रीशन सही से हुआ नहीं है। ओके, इस स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पैराथायरॉयड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो जो ये थायराइड था इसके पोस्टीरियर की तरफ, पीछे की तरफ होते हैं। तो अगर ये एंटीरियर है, इसको हम पीछे, सॉरी ये पोस्टीरियर है, ठीक है, हेल्दी पर्सन का। ये पोस्टीरियर पार्ट है एक अनहेल्दी पर्सन का। तो आप देख सकते हो कि में बल्जिंग आ गई है, यहाँ पे बल्जिंग आ गई है, और इस बल्जिंग की वजह से यहाँ पे T4 बहुत सारा इकट्ठा होना
शुरू हो गया है, अब वो स्टोर तो हो गया है पर उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? स्मॉल ग्लैंड है, बैक के पीछे होता है, और ये क्या रिलीज करता है? पैरा पैराथो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो विच इंक्रीज द कैल्शियम ब्लड लेवल एंड मेंटेन द प्रॉपर नर्व्स इन द मसल्स फंक्शन। थायराइड का जो भी काम था ये उसके जस्ट अपोजिट है। थायराइड ब्लड से कैल्शियम निकाल के हड्डियों में डाल रहा था ताकि हड्डियों का फॉर्मेशन सही से हो सके। लेकिन पैराथायराइड क्या करता है? वो ब्लड का ही कैल्शियम बढ़ाना शुरू करता है। तो कहां से लेकर आएगा? ये हड्डियों से निकालना शुरू कर देगा। ओके, डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? अगर हाइपो है तो टी90 मीन्स मसल स्पैज्म, मसल सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर हाई है तो किडनी स्टोन या ऑस्टियोपोरोसिस। ये हमने स्केलेटल मसल्स में किया था कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब हड्डियों में पोर्स आने शुरू हो जाते हैं, छेद होने शुरू हो जाते हैं। अब आता है हमारा एक और ग्लैंड, इट इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जो किडनी है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। देखेंगे ना कि प्रेजेंट ओवर द ईच किडनी। इसके दो रीजन होते हैं, आउटर है कॉर्टेक्स और इनर है मेडुला। तो अगर मैं इसको और बनाऊं सही से, तो ये कॉर्टेक्स है और अंदर वाला मेडुला है। फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन्स की तरह फंक्शन करता है। तो ये फाइट और फ्लाइट में हेल्प करेगा और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी इंक्रीज कर देगा। ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, इमरजेंसी हार्मोन से फाइट और फ्लाइट रिएक्शन शो करता है। तो जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, आपको भागना है, तो आपका जो और फंक्शन है थोड़े कम हो जाएंगे, पैरों की तरफ खून जाएगा, है ना, डायलेशन हो जाएगा आंखों में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सकें और अपने आप को बचा सकें। ब्लड के अंदर एटीपी बहुत ज्यादा आ जाएगी ताकि आपको एनर्जी मेंटेन रहे और आप जो है अपने आप को बचा सकें, या तो कुत्ते से लड़ सकें, अगर नहीं लड़ सकते तो आप भाग सकें। तो देखिए, ये किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ओके, ये एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला पार्ट हो गया। फाइन। तो एक स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। तो अब एड्रिनल हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। स्ट्रेस एंड इमरजेंसी हार्मोन से। ओके, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स मींस मिनरल ओ कॉर्टिकोइड। तो क्या करेगा? ये सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करेगा और ब्लड प्रेशर को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लड का फ्लो मिल सके, एनर्जी आपको ज्यादा मिल सके। ये कॉर्टिसोल मींस ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ये क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन्स है और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज कर देगा। तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज ही ज्यादा हो जाए और उसको टूटना भी जल्दी से हो जाए, ताकि आपको एटीपी मिल सके। तुम कहेंगे कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो बनाता है एटीपी। फाइन। और क्या क्या है? एक होता है एड्रेनालाइन, दूसरा होता है नॉर एड्रेनालाइन। ये भी इमरजेंसी हार्मोन से क्या क्या करेंगे? ये इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज एंड कॉज द ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन का मतलब होता है जो लंग्स के अंदर ब्रोंकीज होते हैं वो थोड़ी खुल जाती हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके, ज्यादा से ज्यादा एयर ले सके और आपको ऑक्सीजन भरपूर अमाउंट में मिल सके और आप भाग सके। फिर हमने देखी कि वो डिसऑर्डर्स हैं कुछ। पहले है आपका एडिशन डिसऑर्डर्स। एडिशन डिसऑर्डर्स मतलब होता है कि कॉर्टिसोल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको सही से एनर्जी नहीं मिल पाती है। फिर कशिंग सिंड्रोम्स, एक्सेसिव कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा तो फिर भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर एड्रिनल विरिलिज्म, एक्सिस एंड्रोजन्स, ये फीमेल के अंदर होता है और फीमेल जो है मैस्कुलिन स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, मूंछ आ रही है, दाढ़ी आ रही है, या फिर कुछ ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो ये था इसका काम। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे ये
जो रिब्स की हड्डी होती है उनके पीछे एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये दो लंग्स के बीच में होता है। ओके, ये दो लंग्स के बीच में होता है। तो थाइमस ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। पहले तो लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? हमने स्केलेटल मसल टिश्यूज में देखा था कि जो ये चेस्ट वाला पार्ट है, जो बीच का जो एक सॉलिड पार्ट होता है हड्डी का, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। इसके पीछे प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। ये जब बच्चे होते हैं तब ये तो बड़ा साइज होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका साइज छोटा होता जाता है। ओके, सो ग्लैंड इज लार्ज अंटिल द प्यूबर्टी, और ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द टी सेल। हार्मोन कौन सा? थाइमोसिन, और बताता है टी सेल डेवलपमेंट। टी सेल जो होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। टी सेल जो होती है ये इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड कराता है। अब आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? जैसे बताया मैंने आपको, यहाँ हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये यहाँ पे आपका आता है पीनियल ग्लैंड। हाइपो के ऊपर कौन सा होता है? थैलेमस। जैसे हाइपो, हाइपो मीन्स नीचे, उसके ऊपर भी क्या है? थैलेमस। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल ग्लैंड को देख लेते हैं। 7.5 मिलीमीटर का है, कोन शेप्ड है, ब्रेन्स एपिथैलेमस में मिलता है, और ये सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो बॉडी के पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। सो बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। ओके, सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास का जो है डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन, ये दोनों है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये क्या है? ये दोनों है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड है किस चीज के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एक चैप्टर में देखा था कि पेनक्रियास इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जूस। ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सिस्टम। और एंडोक्राइन क्या है? इसके पास सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहन, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन रहता है। तो कौन कौन सी सेल्स हैं इसके अंदर? बीटा सेल्स है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लोअर द ब्लड ग्लूकोज बाय प्रमोटिंग द अपटेक इन द स्टोरेज। मींस जैसे इंसुलिन बढ़ेगा तो ब्लड में से ग्लूकोज निकल के सेल की तरफ जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, ब्लड में नहीं रहेगा। अल्फा सेल्स क्या होते हैं? वो ग्लूकाजन रिलीज करते हैं, और ये ब्लड के अंदर, मींस जो अभी स्टोर था ना साइड में सेल्स में, वहां से ब्लड से ग्लूकोज निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देगा। तो स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर स्टोर। फिर डेल्टा सेल्स होते हैं सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन इनहिबिट करते हैं बोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन ग्लूकाजन रिलीज। तो ये जो होते हैं ना डेल्टा सेल्स, ये दोनों को इनहिबिट करने का काम करते हैं, अल्फा को भी और बीटा को भी। फाइन। अब हम देखते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जो है टाइप 1 टाइप का है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेल्स सही से वर्क कर रहे हैं। हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में कि भाई डायबिटीज किस तरह से होती है, तो डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 में क्या है? इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया है। लेकिन डायबिटीज 2 में क्या था? जो सेल इंसुलिन की वजह से काम कर रहे थे वो सेल ही इनसेंसिटिव होती है। मीन टाइप 1 में तो ये है कि चलो आपने एक्स्ट्रा इंसुलिन ले लिया, काम हो जाएगा अगर आपके पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहे। लेकिन टाइप 2 में तो बॉडी ही काम नहीं कर रही है, चाहे आप कितना भी इंसुलिन ले ले बॉडी काम नहीं करेगी। तो नो इंसुलिन प्रोडक्शन, while टाइप 2 इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी। ओके, तो ये देखें, ये बॉडी है, यहाँ से हमने पेनक्रियास निकाला। पेनक्रियास से छोटा सा सेक्शन हमने देखा, इसमें हमने देखा कि जो बाहर वाले सेल्स हैं ये एक्सोक्राइन है, और जो अंदर वाले आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैं ये आपके एंडोक्राइन है, और ये दोनों रिलीज करके पैंक्रियाटिक डक्ट से निकाल देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट ब्लड में डालेगा, क्योंकि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो डक्ट तो होगी नहीं, लेकिन हाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट में रिलीज करता है। स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं।
अब आता है रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। तो गोनेड्स, तो गोनेड्स होते हैं, तो अगर मेल की बात करें टेस्टिस है, फीमेल की बात करें तो ओवरी है। इसको थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। हम देखेंगे कि लेजिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेजिड सेल्स जो होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये जो है मेल वाला हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का बनना, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, इसका मतलब स्पर्म का बनना। तो ये तो होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लेकिन जो और कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो भी कंट्रोल करता है। ओके फाइन। तो फेशियल कौन कौन से हैं? फेशियल कैरेक्टर, फेशियल और बॉडी की हेयर ग्रोथ हो जाएगी, वॉइस हमारी डीप होती जाएगी, ठीक है, मसल्स मास डेवलपमेंट होता जाएगा, लड़कों का मास ज्यादा होता है, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी हेल्प करता है। तो प्राइमरी फंक्शन तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सेकेंडरी फंक्शन हमके ये सारे हो जाएंगे। अगर हम ओवरीज की बात करें तो क्या होता है? ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोजन के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोन, एस्ट्राडियोल एंड एस्ट्रियोल। ये प्यूबर्टी में हेल्प करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एक तो हो गया एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी में सपोर्ट करते हैं। तो एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो एग का प्रोडक्शन इजीली हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो वो बाद के लिए होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर की हम बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेशन की, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस की, बोन हेल्थ की, प्लस हेयर। तो जो यहाँ पे बात थी वही इनकी बात आएगी। फाइन। अब आता है एक हार्मोन से रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भी जो है ओवरी से रिलीज होता है, और ये हार्मोन सॉफ्टन द पेल्विक एंड सर्विक्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ प्रिपरेशन। तो जब चाइल्ड पैदा होने वाला है तो जो चाइल्ड बर्थ कैनाल है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो वेजाइना के पास जो बोन्स होती हैं उन्हें कहते हैं पेल्विक और द सर्विक्स बोन्स। ये दोनों बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं ताकि ये ओपनली इजीली ओपन हो जाए और चाइल्ड के इजीली बर्थ हो जाए। फाइन, स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। तो प्लेसेंटा जो है, देखिए अब ये बच्चा है और उसकी नाभि से जुड़ी हुई है ना, ये प्लेसेंटा है। ये भी एक तरह का ऑर्गन है जिससे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये मेंटेन रहता है। ओके, हम इसको एम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। ओके, ये एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है तो प्लेसेंटा ये पूरा होगा। तो ये पूरा प्लेसेंटा है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है। ये भी हार्मोन रिलीज करता है। ओके, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ये भी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा फंक्शन एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमेशा तो रहता नहीं है, ये टेम्परेरी रहता है, ये सिर्फ 9 महीने के लिए। प्रोड्यूसिंग क्रूशियल हार्मोन्स फॉर द फीटल डेवलपमेंट एंड मैटरनल अडेप्टेशन। तो माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है हार्मोन्स। पहला है हार्मोन्स हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। जो ट्रोपिन वर्ड होता है वो हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। तो मेंटेन द प्रेगनेंसी इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हार्मोन फॉर्म द बेसिस ऑफ द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो अगर कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करते हैं? बाय विद द हेल्प ऑफ यूरिन। तो यूरिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो माँ है या फिर जो लड़की है प्रेग्नेंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? भाई वो इस हार्मोन की वजह से पता चलता है। ओके, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से। अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स की, तो सपोर्ट द प्रेगनेंसी, मेंटेन इट, मेक द मेमोरी ग्लैंड एंड प्रिवेंट द प्रीमैच्योर लेबर। लेबर का मतलब होता है कि लेबर पेन, जब बच्चे को बाहर निकलना होता है आफ्टर द मैच्योर तो उसे कहते हैं लेबर पेन। तो लेबर पेन के लिए भी इसको मेंटेन करना प्लस प्रीमैच्योर लेबर से भी इसको बचाने का काम होता है।
अब आता है प्लेसेंटल लैक्टोजेंस। तो ये जो प्लेसेंटा है ये लैक्टोजेंस को भी प्रोड्यूस कर रहा है। लैक्टोजेंस क्या करता है, रेगुलेट द फीटल मेटाबॉलिज्म एंड द ग्रोथ। जो बच्चे की, बच्चा जो है आपका, बेबी जो है, उसकी मेटाबॉलिज्म को, उसके ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करता है एंड प्रिपेयरिंग द मैटरनल बॉडी फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। और माँ को भी ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है द अदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग द ऑर्गन। जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं, उनका काम नहीं है पर वो फिर भी रिलीज कर रहे हैं। जैसे किडनी, किडनी क्या प्रोड्यूस करता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज कर देगा। फिर है राइथोपोएटिन, ये एक्टिवेट द बोन मैरो। बोन मैरो क्या बनाती है, आरबीसी। ओके, आरबीसी बनाती है। वी हैव द रेड बोन मैरो एंड द येलो बोन मैरो। आपने स्केलेटल मसल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये आया था। फिर है कैल्सिटोरोल। कैल्सिटोरोल जो होता है एक प्रीकर्सर है विटामिन डी के लिए। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, वो जो भी प्रो कंडीशन में है, जो अभी आगे डेवलप करेगा। फाइन। अगर हम दिल को देखें तो हार्ट के पास कौन से होते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये प्रोटीन वाला है। ये क्या करेगा, ये लोअर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये लोअर करेगा, ताकि प्रोमोटिंग द सोडियम वाटर एक्सक्रीशन, ताकि सोडियम वाटर जो है एक्सक्रीट करना आसान हो जाए। हर्ट से ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक कंडीशन बना देगा, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम में देखा था कि म्यूकोसा लेयर होती है, जो एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन होती है, वो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। वो ग्लैंड भी कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, जैसे स्टोमक, गैस्ट्रिक एंड द घेरलिन, इंटेस्टाइन, सिक्रेटिन एंड द कोलेसाइटोकाइनिन, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो ये रिलीज करते हैं और ये हेल्प करते हैं। फाइन। फिर स्किन, स्किन क्या करती है, प्रोड्यूस विटामिन डी प्रिकर्सर, जैसे एरिको कैल्सीफेरॉल और खोले कैल्सीफेरॉल। व्हेन द एक्सपोज टू द सन, जब सन से एक्सपोज होंगे तो ही विटामिन डी बनाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई धूप में बैठो, विटामिन डी जो है तभी बन पाएगी। और विटामिन डी बनेगी तो जो T4 था, जो स्टोरेज था थायराइड हार्मोन्स का, वो T3 में तभी कन्वर्ट हो पाएगा। फाइन। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक डायग्राम कि हमारे पास ये हर्ट है और हर्ट से जो है कुछ चीज रिलीज हो रही है, तो ब्रेन की तरफ जाएगी। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच को कम कर देगा। एडीएच क्या था, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यूरिन के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। फिर वैसोमोटर रिफ्लेक्स, थ्रस्ट, आपकी प्यास को कम करेगा। सोडियम एपेटाइट, उसको भी कम कर देगा। मस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना शुरू कर देगा, जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगी। तो हार्ट का भी जो मसल्स है वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएगा, ताकि उसमें इजीली ब्लड आ सके, दिल पे जोर ना पड़े। रिड्यूस द रेजिस्टेंस, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द कैपिलरी फिल्ट्रेशन। कैपिलरी फिल्ट्रेशन से मतलब है कि जो आर्टरी आ रही है, जो वेन आ रही है, इनके बीच में जो कैपिलरी बन रही है उसमें इजीली फिल्ट्रेशन हो जाए। फाइन। फिर हम और देखते हैं इसके फंक्शन। किडनी में क्या क्या काम करता है, सोडियम वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एडीएच को डिक्रीज कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करेंगे। तो सेम चीज आप किडनी में देख सकते हैं कि यहाँ वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है ना, कि तो एडीएच ने तो पानी को रीअब्सॉर्ब किया था, है ना, तो एडीएच यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो पानी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, बल्कि एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और रेनिन को भी ये कम करता जा रहा है। हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये ग्लूमेरुलोसा प्रोड्यूस एक जोन होता है जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो इसको हम और कम कर देंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होगा तो दिल की धड़कनें नॉर्मल चलेगी और हमारा दिल सही से काम करेगा, इस पे लोड नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि भाई कुछ ऑर्गन्स एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, लेकिन वो उनके पास कुछ सेल्स होते हैं और वो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। फाइन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
अब होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई अगर ये थायराइड हार्मोन्स था, या थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये थायराइड हार्मोन्स हुआ, ये और प्लस का साइन है और रिलीज होता जा रहा है, तो थायराइड हार्मोन्स बनना शुरू हो गए, T3 T4। अब T4 जब बन जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को कि हमें और की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ओके, लेकिन पॉजिटिव की बात करें तो आप थोड़ा सा डायग्राम देखिए। इसमें क्या हो रहा है? यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेबर पेन हुआ तो दिमाग को मैसेज पहुंचा कि भाई अब बच्चा पैदा होने वाला है, तो जो यूट्रिन वॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटॉसिन यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो सिग्नल्स फ्रॉम द सर्विक्स सर्विक्स टू सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन की तरफ यहाँ से सिग्नल जाएगा, वो और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन और होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और क्या कहते हैं यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये इस साइकिल चलती रहेगी जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, और एक टाइम के बाद ये रुक जाएगी। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक देखिए, T3 T4 हार्मोन्स इनहिबिट द TSH एंड TRH, प्रिवेंट द ओवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ओवर ना हो। और पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है? एम्पलीफाई देयर ओन प्रोडक्शन, है ना। ये जो है एम्पलीफाई करना मीन्स उसको और ज्यादा पहुंचाना। सो ये दोनों ही मिलके एक तरह का बैलेंस बनाते हैं। जैसे सब चीजें बैलेंस में रहनी चाहिए, इस तरह से ही बैलेंस बनाते हैं। डायग्राम देख लीजिए, इसके स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है कि हॉर्मोन्स को किस चीज से परेशानी हो सकती है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो किस तरह से खराब हो सकते हैं। तो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस बाहर से आएंगे और अगर बॉडी के अंदर है तो वो एंडोजीनियस हो जाएंगे। एक्सोजीनियस वो जो बॉडी के बाहर है, और एंडोजीनियस वो जो बॉडी के अंदर है। ओके, तो कॉमन सोर्स क्या है? पेस्टिसाइड। खाने के अंदर हमारा जो है पेस्टिसाइड आ जाता है तब परेशानी हो जाती है, या हमने प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स हमारे पास आ गए हैं तो परेशानी हो जाएगी, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं तो परेशानी हो जाएगी, हमने कोई दवाई खाते हैं तो परेशानी हो सकती है, और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम फाइटो एस्ट्रोजोन्स कहते हैं, उससे भी परेशानी हो सकती है। ये है हमारे एक्सोजीनियस सब्सटेंस। अगर हम हेल्थ की बात करें कि हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है ना, तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन में डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे, कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, एबनॉर्मलिटीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा, ओबिसिटी हो जाएगी, और डायबिटीज भी हो सकती है। फाइन। तो फूड चेन में ये आ जाते हैं, कहाँ से हमें ये सब मिलती हैं, है ना। हम कहाँ से एक्सपोज होते हैं? फूड चेन में, कि जो है जो मछली खाने वाले हैं, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड में से कोई केमिकल आया, वो पानी वाटर बॉडीज में गया, वहां पे मछलियां थी, उन मछली को जो है आपने रोहू है, कटला है, जो भी है, उसको जो है खाने में पकाया और उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ गया। चाहे वो चिकन हो जाए, कुछ भी हो, चाहे आप खेती कर रहे हो तो उसके भी थ्रू ये हो जाता है। डस्ट इनहेलेशन, डस्ट पार्टिकल कुछ थे, आपने इनहेल कर दिए तो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में क्या होगा, सही से वर्क नहीं कर पाएगा, उसके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थे वहां पे भी सही से वर्क नहीं हो पाएगा, और फिर पूरा का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरा है ऑक्यूपेशनल कॉन्टैक्ट। ऑक्यूपेशनल कॉन्टैक्ट से मतलब है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे किस तरह के केमिकल से आप एक्सपोज हो पाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे केमिकल्स हो गए, केमिकल फैक्ट्री हो गई, या फिर कोयला की फैक्ट्री हो गई जहाँ पे काम करते हैं, तो आपके ब्रेन में या आपके लंग्स में, स्टर्नम के पीछे, थायराइड की तरफ, ये सारे रिसेप्टर्स उसको अटैक कर सकते हैं। तो ये थी आपकी केमिकल्स बॉडीज। इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो एंडोक्राइन जो है क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या वाइटल फंक्शन है, हमने पहले भी देखा कि भाई हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है ना, पहली दो स्लाइड्स में। हम फिर से एक जो ओवरव्यू लेके चल रहे हैं कि भाई क्या क्या फंक्शन होते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि होम्योस्टेटिस मेंटेनेंस है, मींस बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं होम्योस्टेटिस है, यानी कि इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसको ये मेंटेन करके चलता है। फिर है लाइफ प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि लाइफ में जितनी भी ऑर्गन्स है सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है। फिर इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन, इन्वायरमेंट में जो भी चीज आते रहते हैं, सर्दी गर्मी,
धूप बरसात, इनसे भी हमको बचाता है और एडेप्टेशन में हेल्प करता है। फिर डिसीज प्रिवेंशन, डिसीज प्रिवेंशन से मतलब क्या है कि जो बीमारी हमें लगती रहती है उनसे भी हमको बचाता है ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। ओके, स्लाइड चेक कर लीजिए। फाइन, तो अब आपका काम क्या है, लेक्चर को देखना, प्लस नोट्स चेक करना, प्लस एमसीक्यू सॉल्व करना, और इसको बार बार करना ताकि आपको ये सही से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।